नमो नमः। आदित्य की आज की क्लास आपके लिए एक प्रैक्टिस की क्लास है। जो आपके सामने जो आपके पेपर है, परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए आज की क्लास आपको दी जा रही है कि सभी लोग आतुर हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से बोर्ड हमसे पूछने वाला है, उन सभी का जवाब आपके लिए एक पॉइंट पे लेके रखे हैं। और आइएगा देखिएगा कि आज की क्लास में आपको हम वो चीजें बताने वाले हैं जो परीक्षा आपसे पूछी जाते हुए प्रश्न होते हैं परीक्षाओं में, वो आपके लिए आ रही है। तो आज की क्लास में आपकी प्रैक्टिस की क्लास होगी और उस प्रैक्टिस की क्लास में अधिक से अधिक चाहेंगे हम आपको कि अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब आपको दे सकें, आप अपने पेपर में अधिक से अधिक प्रश्न का जवाब दे सकें। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास की प्रैक्टिस का जो पहला प्रश्न है वो है गधा का पर्यायवाची शब्द है। तो गधा का पर्यायवाची शब्दों में यदि आप देखेंगे तो ये चीज देखिए कि पहला शब्द दिया है गर्दभ, दूसरा दिया है खर, तीसरा दिया है राशव, चौथा दिया है सभी। ठीक है, तो पहला क्या दिया, गर्दभ। गर्दभ तत्सम शब्द है, आप इसका ध्यान रखेंगे। गर्दभ क्या है, तत्सम शब्द है। खर क्या है, तत्सम शब्द है। राशव क्या है, तत्सम शब्द है। ये तो शब्द पर निर्धारित हो गया कि ये शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और दिया कि गर्दभ, खर, राशव और चौथा ऑप्शन दिया है सभी। तो गौर करेंगे आप कि कंपटीशन की परीक्षा में सबसे अत्यधिक सभी वाले जो जवाब होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सही होते हैं। सभी वाले जो जवाब होते हैं वो क्या होते हैं, सही होते हैं। लेकिन आपके लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले गौर करिए कि हाँ, ऊपर के जो तीन ऑप्शन है वो प्रश्न के अनुरूप हैं कि नहीं है, तब जाके सभी पर भी आप जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गधा का पर्यायवाची शब्द ये तीनों है, गर्दभ भी है, खर भी है, राशव भी है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, यानी कि इस प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही हुआ। गधा का पर्यायवाची गर्दभ भी है, राशव भी है और खर भी है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आ रहा है कि पद्मासना किसका पर्यायवाची है। ये क्वेश्चन देखिए, पद्मासना किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अगर आपके लिए बता दें तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखिएगा कि पद्मासना जो है शब्द का संधि विच्छेद, पद्मासना जो है शब्द का संधि विच्छेद करिएगा तो संधि विच्छेद में आपके लिए आएगा कि संधि विच्छेद क्या होगा। पहले तो संधि विच्छेद करने का मतलब क्या हम रख रहे जानते हैं कि पद्मासना का जब संधि विच्छेद कर देंगे तो शब्द होगा पद्म धन आसना। चलिए, ये दोनों शब्दावलियों का शब्द हमने चेंज किया, पद्म धन आसना। और जब पद्म धन आसना कर दिए तो पद्म किसका पर्याय शब्द है, तो आप देखेंगे पद्म जो है कमल का पर्याय शब्द है। तो जब पद्म कमल का पर्याय हो गया तो आपको ये लगाना है आसना मतलब आसन बनाने वाली, यानी कमल का आसन बनाने वाली, या जिसका कमल का आसन बना हुआ हो ऐसा, या आसना मतलब कमल पर बैठी हुई। आसन मतलब बैठने का प्लेस है, इसलिए बैठना भी हो जाता है। ठीक है ना, आस धातु से आसन शब्द का की निष्पत्ति होती है आस धातु से। तो आप यहां भी निर्धारित कर सकते हैं कि या तो बैठना कर लीजिए, ठीक है, या बैठने योग्य आसन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि टोटल इसका मतलब ये हुआ कि बैठने योग्य। तो कमल को आसन बनाने वाली यानी कमल पर बैठने वाली, तो कमल पर बैठने वाला इसमें से कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया सरस्वती, दूसरा पार्वती, तीसरा लक्ष्मी और चौथा सभी। ठीक है, तो गौर करेंगे आप कि पहला जो सरस्वती का दिया है तो सरस्वती का आसन क्या है, हंस है। सरस्वती का आसन क्या है, हंस है। पार्वती का आसन क्या है, तो पार्वती का आसन देखिएगा शिला है। शिला मतलब क्या, बर्फ है, पत्थर है। कैसे, तो आप देखेंगे कि पार्वती जो है शिव की अर्धांगिनी है, और शिव की अर्धांगिनी है तो शिव का आसन है वाघंबर, बाघंबर है। लेकिन अब शिव का आसन बाघंबर है, तो अगर उनका कहा जाए तो बाघंबर भी बनाया जा सकता है। लेकिन बाघंबर जो है, बाघ जो है उनकी सवारी है, इसलिए बाघंबर भी दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि इनका आसन हो रहा है बाघंबर। ठीक है,
तो अब हंस हो गया सरस्वती का, पार्वती का हो गया बाघंबर, तो बचा कौन? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है कमल के आसन पर बैठी हैं, इसीलिए इनको जो है पद्मासना कहा जाता है। तो अब आप देखेंगे कि पद्मासना किसका पर्यायवाची हुआ? लक्ष्मी का हुआ। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि संकीर्णता का विलोम है। तो संकीर्णता का विलोम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया विकीर्णता, देखिएगा पहला ऑप्शन दिया विकीर्णता, दूसरा उपकीर्णता, तीसरा निकीर्णता, चौथा दुकीर्णता। ठीक है ना? तो उपकीर्णता, निकीर्णता, दुकीर्णता। तो अब याद रखिएगा कि देखिए विकीर्णता, विकीर्ण जो है अर्थ हो गया फैलाना, ठीक है। असंकीर्णता का अर्थ होता है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना हो गया इसका, ठीक है। और विकीर्णता का अर्थ हो जाएगा फैलाना, और उपकीर्णता का अर्थ हो जाएगा यानी किरण के समीप। उपसर्ग जो है समीपता के लिए प्रयोग होता है, नि उपसर्ग जो है प्रयोग होता है समाप्ति के लिए, जैसे निर्विघ्न बनाते हैं तो विघ्न के बिना, बिना अर्थ में, और दुकीर्णता दुष्टता के अर्थ में होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विकीर्णता, संकीर्णता मतलब इकट्ठा करना, तो विकीर्णता का मतलब है क्या? फैलाना, यानी कि कहा क्या है? विलोम। विलोम का मतलब क्या? उल्टा। शब्द का अर्थ के लिए जब उल्टा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, उसके उल्टे अर्थ को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए उसको विलोम शब्द की संज्ञा दी जाती है। तो विकीर्णता वाला ऑप्शन यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उपकीर्णता, निकीर्णता और दुकीर्णता आपको बताई दिए कि उपकीर्णता जो है उपसर्ग जो लगाए हैं, सब में उपसर्ग लगाए, वी, उप, नी, दु। तो उप जो उपसर्ग लगाए हैं वो उपसर्ग किसके लिए है? समीपता के लिए है। अन्य उपसर्ग जो है वो समाप्ति के लिए है, और दु उपसर्ग जो है वो दुष्टता के लिए, या कह सकते हैं कि मतलब नीच स्थिति दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दे रहा है कि दीठी का तत्सम शब्द है, ठीक है। क्या दिया? दीठी का तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन क्या रहा? दृष्टि, दूसरा ऑप्शन दुष्टि, तीसरा ऑप्शन सृष्टि, चौथा ऑप्शन दुकीर्णता, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन आपका है दे रहा है दीठी का तत्सम शब्द है, दीठी का तत्सम शब्द। तो अब क्या करेंगे? दीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो दीठी का तत्सम शब्द होगा दृष्टि। दुष्टि कोई शब्द नहीं है, ठीक है। सृष्टि शब्द है। सृष्टि का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न करना, ठीक है ना। दुकीर्णता आपको बता ही चुके हैं कि जो दुष्टता यानी नीच के अर्थ में दु शब्द का प्रयोग होता है उपसर्ग का। तो इसका पहले प्रश्न पे आपको बता चुके हैं हम। सृष्टि का अर्थ आपको बताए क्या? उत्पन्न करना। अब दीठी शब्द देखने अर्थ में आती है, तद्भव है, तो दृष्टि वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, यानी यह पहला ऑप्शन सही हुआ। और याद रखिएगा तत्सम शब्द कहा है, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहे जाते हैं, और संस्कृत के शब्दों के अर्थ को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो यह जो आपके लिए है। अगला प्रश्न देखा जाता है। अगला प्रश्न है द्रुपद सुता किसका पर्यायवाची शब्द है? अगला शब्द का क्वेश्चन क्या है? द्रुपद सुता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो द्रौपदी, सुभद्रा, रत्नावली और सभी। कौन सा ऑप्शन लगाए आप? शब्द का ध्यान रखिएगा क्या है? द्रुपद सुता। द्रुपद सुता अर्थात द्रौपदी। सुता मतलब क्या होता है? पुत्री। सुता किसका पर्यायवाची है? पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो द्रुपद की पुत्री, द्रुपद राजा द्रुपद थे, उनकी पुत्री थी कौन? द्रौपदी, ठीक है। उनकी पुत्री कौन थी? द्रौपदी। तो द्रुपद सुता किसका पर्यायवाची हुआ? द्रौपदी का हुआ, ठीक है। सुभद्रा भी आप ध्यान दें कि सुभद्रा जो है वो भी कृष्ण की बहन थी। रत्नावली अलग कैरेक्टर है। रत्नावली जो है भास की, श्रीहर्ष की एक रचना ही है रत्नावली। हिंदी के क्षेत्र में
किसकी रचना? तुलसीदास जी की रचना है रत्नावली, ठीक है ना। और स्त्री का पर्यायवाची अलग है, ये पर्याय अलग नहीं हो, अलग हो जाएगा ये। तो पर्यायवाची शब्द मांगा है द्रुपद सुता का, यानी इसका भी पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे हैट्रिक लगा दिया। 3 प्रश्नों का जवाब आपके लिए पहला आंसर आया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, दुकाल में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, तो दुकाल में उपसर्ग मांगा गया है आपसे, तो दुकाल शब्द दिया है, तो दुकाल में एक अलग अलग छांटिए इसको, एक शब्द है काल, उसमें दो उपसर्ग लगाया गया है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ? पहला ऑप्शन सही हुआ। दू, एक दुक है, एक दुका है, एक ल है, ठीक है। तो दुक नहीं होगा, दुक कर देंगे तो ल अलग वर्ण बनने लगेगा, निकालेंगे तो यहाँ से, ठीक। और दुका भी निकालेंगे तब भी अलग वर्ण बनने लगेगा, तो ये जो है निरर्थक है सब, ठीक है ना। तो दो उपसर्ग लगा। छठे प्रश्न का जो है पहला आंसर लग रहा है, जवाब आया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा है नासिक के व्यंजन है। अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है? नासिक के व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? ठीक है, तो देखिए नासिक के व्यंजन व्यंजन होते हैं अलग अलग, या उच्चारण स्थान के आधार पर यह प्रश्न डाला गया है आपके लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 8 होती है, ये भी बताया गया है आपको, ठीक है। और वर्गीय जो उच्चारण स्थान है, ठीक है, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन में आप देखते हैं यहां पर कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। और पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं ना, कवर्ग का अंग, चवर्ग का य, टवर्ग का ड़, तवर्ग का न, पवर्ग का म। अब ये जो 5 वर्ण होते हैं, इनको वर्गीय उच्चारण स्थानों के अलावा नासिक के व्यंजन, नासिका की सहायता से बोला जाता है इनको। किसकी सहायता से? नासिका की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम नासिक के व्यंजन भी रखते हैं, एक पॉइंट, ठीक है। तो आप देखेंगे ड़ भी आया है, ये भी है ड़ भी, ठीक है। तो अब ड़ भी आया है, ड़ हो गया यहाँ पे, ठीक। न भी आया है, तो न भी है यहाँ पे, म भी आया है, यहाँ देख लीजिए म, तो म भी है। तो कहा नासिक के व्यंजन है। चौथा ऑप्शन दिया क्या? सही, सभी, तो यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अब 7वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा वाला ऑप्शन सही मिला, नासिक के व्यंजन के ऑप्शन में सभी हो गए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहा कि आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश के प्रकरण में आप चलेंगे, देखेंगे क्या? मद, शून्य, तडाग, कोई नहीं, ठीक है। मद, शून्य, तडाग, कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मद जो है अभिमान का पर्यायवाची शब्द है। मद किसका है? अभिमान का है। शून्य आकाश का है, और तडाग तालाब का है, ठीक है ना। तडाग है, सर है, सरोवर है, ठीक है, जलाशय है, ये इसका पर्याय शब्द है। शून्य का आकाश, क्या मांगा गया था? शून्य का पर्याय शब्द मांगा गया था आपसे, तो शून्य का आकाश का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे शून्य हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। और यहाँ मद में अभिमान हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, दर्प हो जाएगा। पिछला अभी एक पेट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि दर्प किसका पर्याय शब्द है, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। खगेश पर्यायवाची शब्द है, देखिएगा, गौर करिएगा इसमें। खगेश पर्यायवाची शब्द है, को खगेश किसका है? तो एक गर्दभ दिया, खर दिया, रासव दिया, कोई नहीं, तो याद रखेंगे। ये अभी 3 ऑप्शन आपके पहले वाले प्रश्न पे आए थे, तीनों ऑप्शन। तो पहले वाले जो प्रश्न पे आए थे, तो अब देख लीजिए गर्दभ, ये तीनों किसके पर्याय थे? सब गदहा का पर्याय शब्द बना था तीनों,
ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ, चौथा वाला ऑप्शन सही हुआ, इनमें से कोई नहीं। और याद रखिएगा खगेश जो है गरुड़ का पर्याय शब्द है। ठीक है, गरुड़ को पन्नगारी भी कहते हैं, उर्गारी भी कहते हैं, पन्नग भी कहते हैं, खगेश भी कहते हैं। तो ये सारे पर्याय किसके, गरुड़ के हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए आया है, अनुरक्ति का विलोम। अब देखिएगा अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। तो अनुरक्ति का देखिए सरक्ति शब्द दिया है, उपरक्ति शब्द दिया, विरक्ति शब्द दिया, सभी शब्द दिया। सभी नहीं होगा, पहला नंबर जान लीजिए, सरक्ति दिया है। तो सरक्ति का मतलब क्या, अगर कह दें रक्त के साथ, रक्ति शब्द है, ठीक, रक्त के समीप। उप उपसर्ग अभी हम आपको बताए हैं, स का साथ में रह लेंगे, सुंदर के लिए रह लेंगे, स उपसर्ग लगता है, उप समीप के लिए लगता है। तो अब क्या अनुरक्ति शब्द था, तो अनुरक्ति का सा जो विलोम शब्द होगा वो होगा विरक्ति, और इस प्रकार से तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विरक्ति के बाद आते हैं अगले पे, स्तुति का विलोम शब्द है। कई बार पढ़ाए हैं ऑफलाइन की क्लासों में भी आपको इस चीज के लिए कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, निंदा। स्तुति का विलोम क्या होगा, निंदा। ठीक है, स्वस्तुति का अर्थ क्या हो जाएगा, स्तुति के साथ। ठीक, प्रगट का विलोम क्या लेंगे, गुप्त हो जाएगा। आप व्यंजक का विलोम क्या लेंगे, ठीक है, तो व्यंजक का विव्यंजक कर दीजिए। ठीक, विव्यंजक हो जाएगा, प्रगट का गुप्त हो जाएगा, सस्तुति स्तुति के साथ है। ठीक है, तो स्तुति का विलोम क्या हो गया, निंदा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न है, उर्गार किसका पर्याय शब्द है। अभी पीछे वाले प्रश्न पे आपको हम इसका जवाब दे के गए थे और इसको चर्चा किए थे आपके साथ कि उर्गार किसका पर्याय शब्द है। तो इसमें देखिए दिया है किसका, चिड़िया का, चिड़िया का नहीं होगा, चिड़िया का खग है, ठीक है, पक्षी है, चटका है, कठफोड़वा में आ जाइएगा, पक्षी विशेष होता है कठफोड़वा एक ठो, ठीक है ना, पक्षी विशेष है, यानी कठफोड़वा उसको नाम ही है, काट फोड़ने वाला। ठीक है, गरुड़ का पर्याय शब्द है, गरुड़ का बनता है क्या क्या, पन्नग, खगेश, उर्गारी, पन्नगारी, पन्नग, नागांतक, ये सब गरुड़ के पर्याय बनते हैं। उसमें देखिए उर्गारी शब्द आया हुआ है और यहाँ पे उर्गारी ही मांगा गया है आपसे, और चील का ये भी पक्षी विशेष है। ठीक है, तो उर्गारी किसका, गरुड़ का। और इस प्रकार से देखेंगे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अब आप देखेंगे धर्मार्थ उत्तमांग कुशासन में कौन सी संधि है। धर्मार्थ उत्तमांग कुशासन में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में कहा क्या कि दीर्घ संधि, हमेशा याद रखिए समान वर्णों में होती है। ठीक, गुण संधि, अ या आ के बाद जब ई उ री आता है तब गुण संधि होती है। यण संधि ई उ री के बाद अ या आ आता है तब यण संधि होती है। अब विसर्ग के बाद कोई स्वर या जब व्यंजन आते हैं तब विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो अब देखिएगा धर्मार्थ में संधि विच्छेद करिए, धर्मार्थ का संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ देख लीजिए शब्द होगा धर्म प्लस अर्थ हो जाएगा यहाँ पे। उत्तमांग में होगा उत्तम धन अंग हो जाएगा। कुशासन में जब आएंगे तो होगा कुश धन आसन। ठीक, कुछ लोग कुशासन में कुधन शासन करने लगते हैं, तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा। कुधन जब शासन करेंगे तो वहां समासिक शब्द बनने लगेगा, संधि शब्द नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो अब देखिएगा धर्मार्थ में म का अ, अर्थ में भी अ,
म में अ और अर्थ में भी अ, ये भी समान वर्ण हो गया। उत्तम में भी म में अ और अंग में भी अ, ये भी समान वर्ण हो गया। कुश में भी स में अ और आसन में आ, ये भी समान वर्ण हो गया। ठीक, यानी समान वर्ण हो गया। तो कहा समान वर्णों में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तो आप देखेंगे इस तरीके में पहला वाला ऑप्शन सही हो रहा है। धर्मार्थ, उत्तमांग और कुशासन में कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, तो याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी, ध्वनि भी, अक्षर भी, यानी सभी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? सभी, चौथा ऑप्शन। ठीक है, और जो स्वयं अपने आप में विद्यमान हो, स्वतंत्र हो, स्वर, और जो स्वरों की सहायता से बोला जाता हो वो व्यंजन। ठीक है, स्वर भी 3 प्रकार के, व्यंजन 4 प्रकार के। स्वर में ह्रस्व दीर्घ प्लुत, लघु दीर्घ प्लुत भी आता है, और व्यंजन में स्पर्श, अंतस्थ, उष्म और संयुक्त आता है। मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शशांक किसका पर्यायवाची है? शशांक, शशांक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें देख लीजिएगा, सूर्य का, चंद्रमा का, तारे का, खरगोश का। तो सूर्य में आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे, भास्कर, दिवाकर, ठीक, प्रभाकर, अर्क, मित्र, वरुण, तेजस। ठीक है, बहुत सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा में आइएगा, हिमकर, चंद्र, चांद, शशांक, हिमांक। तो इस प्रकार के शब्द तो आप देखेंगे शशांक शब्द जो है चंद्रमा के लिए आया हुआ है, चंद्रमा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशांक। खरगोश का आइएगा तो खरगोश का सस हो जाएगा, ठीक, खरहा हो जाएगा। ठीक है ना, ये खरगोश का पर्याय शब्द है। और अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम आगे की तरफ कि अगला क्या कह रहा है। संधि किनके किनके बीच होती है? बताया गया है, पॉइंट है ये, संधि किनके किनके बीच होती है? तो कहा 2 शब्दों के बीच। याद रखिएगा 2 शब्दों के बीच क्या होता है? समास होता है। और 2 वर्णों के बीच यहाँ क्या होता है? संधि होता है। और कहा 2 से अधिक शब्दों के बीच, तो यहाँ भी समास ही होता है। ठीक, तो अब देखिए 2 पॉइंट समास का निकल गए, ये कोई नहीं वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा जब एक सही हो रहा है। तो अब देखेंगे आप 2 वर्णों के बीच क्या होती है? संधि होती है। तो संधि किनके किनके बीच होती है? 2 वर्णों के बीच होती है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो रहा है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला के देखिए क्या है। अगला दिया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो बांट दिया गया हो वो क्या होगा? शाबाश, जो बांट दिया गया हो क्या होगा? वितरित होगा। जो बांट दिया गया हो वितरित, एकत्रित, इकट्ठा किया गया, ठीक, चित्रित, चित्र के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इकट्ठा किया गया, एकत्रित हो जाएगा, चित्र के द्वारा बनाया गया तो वो चित्रित हो जाएगा, जिसे बांट दिया गया वो क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 17 के बाद आइए 18वें नंबर पे, कहा जिसकी नजर सीधी ना हो। तो सीधी ना हो तो क्या हो गया? टेढ़ी। और टेढ़ा का पर्याय शब्द इसमें क्या मिलेगा? वक्र, पहला वाला ऑप्शन, वक्र दृष्टि। विकलांग, जो अपंग हो। व्यभिचारी, जो दुष्टता करता हो। ठीक है, और एक पॉइंट क्या है? वज्राघात।
चौथा ऑप्शन वज्राघात है, यानी कि कठोर आघात करना। क्या है? कठोर आघात करना। चौथा ऑप्शन वज्राघात है, कठोर आघात करना। ठीक है, अगला प्रश्न। अब इसमें आपने देखा क्या सही हुआ, इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही हुआ था। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। अपव्यय का विलोम, विलोम शब्द पे फिर आते हैं। अपव्यय का विलोम, तो अपव्यय का विलोम में देखिए आपका क्या है, मित व्यय। अपव्यय माने अधिक खर्च करना, जरूरत से अधिक खर्च करना अपव्यय होता है। जिसकी आवश्यकता ना हो उसको भी खर्च कर देना अपव्यय कहलाता है। मितव्यय कम खर्च करना होता है। ठीक है, मितव्यय क्या होगा? कम खर्च करना। ठीक, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी आता है कि अपव्यय यानी अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। और कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्यय कहते हैं। ठीक है ना। अब दुर्व्यय, जिसका धन केवल दुष्टता में प्रयोग होता हो वो दुर्व्यय हो जाएगा। अपव्यय का पर्याय शब्द होगा, उपव्यय शब्द नहीं बोलेगा। और समव्यय क्या होगा? समान रूप से खर्च करने वाला समव्यय कहलाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? अब देखिएगा क्वेश्चन क्या किया, स्पर्श वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है? अब देखा जाए, अब देखिए 5, तो 5 क्या है? वर्गों की संख्या है। वर्गों की संख्या क्या है? 5 है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। 25 क्या है? स्पर्शों की संख्या कह लीजिए, स्पर्श वर्णों की संख्या है। 33 क्या है? मूल व्यंजनों की संख्या है। मूल व्यंजनों की संख्या है। 53 निरर्थक है यहाँ पे। ठीक है, वर्ण से अभिप्राय 53 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ? 25 स्पर्शों की संख्या। और क्वेश्चन क्या मांगा है? स्पर्श वर्णों की संख्या 25, यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है आपका। वर्गों की संख्या कितनी? 5। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। कौन कौन से आते हैं मूल व्यंजन में? तो देखिएगा, स्पर्श आता है, अंतस्थ आता है और उष्म आता है। 3 आते हैं। तो स्पर्श 25 हो गए, अंतस्थ 4 हो गए और उष्म 4 हो गए। तो 25, 8, 33, यही मूल व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिग्विजय किस संधि का उदाहरण है? दिग्विजय, तो दिग्विजय का संधि विच्छेद कर दीजिए। दिग्विजय का संधि विच्छेद जब करेंगे तो संधि विच्छेद होगी दिक धन विजय। अब देखिए यहां क्या कहा? स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर मिलता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलेगा। ठीक, अब विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलेगा। ठीक है, इसमें व्यंजन पहले पद में स्वर भी हो सकता है, स्वर के साथ व्यंजन, या हाँ स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा। तो आप देखिए स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होगी। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलेगा या स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि होगी। आप विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन मिलेगा तो विसर्ग संधि होगी। तो आप देखेंगे आपको संधि के प्रकरण में वीडियोज में काफी, जो आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु के जो प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियोज डाली गई है संधि की, उसमें बहुत ही शानदार टॉपिक आपको बताए हैं संधि के प्रकरण में। पहला पद, दूसरा पद, संधि विच्छेद करके कहाँ पे कैसे किस तरीके में आपके लिए संधियों की आवश्यकता होगी, वो चीजें आपको बताई गई हैं। तो दिक में देखिए पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क है और दूसरे पद का अंतिम वर्ण वी है। अब आप देखेंगे वह है,
ठीक है, वह निकालेंगे यहाँ पे। तो अब देखेंगे आपकी क व्यंजन है, पहला पद व्यंजन है, दूसरा पद में अगर ई भी निकालेंगे तो स्वर हो जाएगा, अब वह निकालेंगे तो व्यंजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पद व्यंजन मिला, पहला पद जब व्यंजन मिलेगा तो वहां व्यंजन संधि होगी, और दिग्विजय में इस प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तन्वंगी और पर्यवसान किस संधि का उदाहरण है। अब आइए देखिए, आपको संधि विच्छेद के हिसाब से बताते हैं। तन्वंगी का संधि विच्छेद क्या करेंगे आप, तनु धन अंगी। अब पर्यवसान का संधि विच्छेद होगा परिधन अवसान। ठीक है, अब गुण संधि की पहचान क्या है। गुण संधि कहता है कि अ या आ के बाद ई उ री आना चाहिए। विसर्ग संधि आपको बताई दी है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आना चाहिए। यण संधि में कहता है कि ई उ री के बाद अ या आ आना चाहिए। और वृद्धि संधि कहता है कि अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आएंगे तो वृद्धि संधि होगी, अ या आ के बाद। ठीक है, तो ये चारों संधियों के अलग अलग आपने देखा कि हमने आपको पहचान बताया कि किस टेक्निक पे आप पहचानेंगे। संधि विच्छेद कर दिए, तनु धन अंगी परिधन अवसान। तो तनु में अब देखिए यहाँ क्या है, उ है, और यहाँ क्या है, अ है। अब परी में ई है और यहाँ अ है। अब टैली करिए, यहाँ कहा तो अ या आ के बाद ई उ आना चाहिए, नहीं आया। यहाँ उ के बाद अ आया है, ई के बाद अ आया है, तो अब विसर्ग का मतलब कहीं है नहीं। अब दूसरा क्या देखेंगे, ई उ री। तो यहाँ देखिए उ के बाद अ आ गया, तो उ के बाद अ आया तो यण संधि होगी, ई के बाद अ आया तो यण संधि होगी। ठीक है, यानी कि अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तब यण संधि वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अंतस्थ वर्ण है। ठीक, और देखिए अंतस्थ वर्ण क्या, अंतस्थ एक व्यंजन का विभाग है। अंतस्थ क्या है, व्यंजन का विभाग है। अब व्यंजन का विभाग होने का मतलब क्या हो गया, व्यंजन में देखिए स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो आप देखेंगे स्पर्श में 5 वर्ग आते हैं, 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थ में 4 आते हैं, य र ल और व। ठीक, और देखिए अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा मांगा है, क है, ह है, र है, श है। तो र यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, र दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि अंतस्थ में र यहाँ आता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही। क क्या है, स्पर्श व्यंजन है, और उस व्यंजन में ह और श ये 2 आते हैं, श श श और ह। कौन कौन से वर्ण आते हैं, 4 आते हैं, श श और ह। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा कि प्रस्थान का विलोम होगा। प्रस्थान का विलोम, चले तो प्रस्थान का विलोम क्या होगा। अब तो प्रस्थान का विलोम देखिए यहां दिया, प्रस्थान का मतलब क्या हो गया, प्रस्थान का विलोम हो गया यहाँ पे जाना। ठीक, प्रस्थान करना, चले जाना। अब देखिए आगमन, आगमन का मतलब आना, निगमन का मतलब निकलना, दुर्गमन का मतलब कष्ट से, कष्ट से जाना। उपगमन का मतलब क्या हुआ, पीछे पीछे, अनुगमन उपगमन। ठीक है ना, तो आगमन जाना का आना, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरिद्रा पर्यायवाची है। हरिद्रा पर्यायवाची है किसका, हरिद्रा पर्यायवाची किसका है। तो कहा पहला ऑप्शन देखिए, कहा हरि का, दरिद्र का, हल्दी का, किसी का नहीं। तो अब देखिए हरि का पर्यायवाची विष्णु, शेर, किसका किसका बनता है, शेर, खरगोश। ठीक है, हरि का पर्यायवाची है बंदर,
सांप, कुआं। ठीक है, आप कहाँ इसको खोजेंगे, कहाँ मिलेगा, ये अनिकार्थी में मिल जाएगा आपको। हरि का ठीक है, ये इतने लोगों का पर्यायवाची शब्द बनता है। दरिद्र का अकिंचन, गरीब, ये दरिद्र का पर्यायवाची बनता है। अब हल्दी, हरिद्रा शब्द दिया था, तो हरिद्रा जो तत्सम शब्द है किसका, हल्दी का। ठीक है, तो पर्याय किसका बना, हल्दी का पर्याय बना। यानी कि इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही आपका, तीसरा वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आया, गरल व कालकूट किसके पर्यायवाची हैं, गरल व कालकूट। तो हलाहल विष जहर, विष है। ठीक है, यहां विष बनेगा। ठीक है, हलाहल विष जहर, तो इस तरह से किसका हो गया, सभी का हो गया। किसका, सभी का हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वनमानुष में समास है, वनमानुष में कौन सा समास है। अब देखिए, वनमानुष में, वन में रहने वाला मनुष्य वनमानुष। ठीक है, अब देखेंगे कहा कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहां होता है, तो कहा जहां दूसरा पद प्रधान हो। बहुब्रीहि में क्या कहता है, अन्य पद प्रधान हो। द्वंद्व में क्या कहता है, दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद प्रधान होने का मतलब प्रधान से अगर किनारे हो जाते हैं तो आ जाइए। और अव्ययी भाव में क्या कहता है, प्रथम पद प्रधान हो। ये आपको इस टेक्निक पे परिभाषा, तो ये सारी परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा का दौर हो गया। अब क्या आएंगे, तत्पुरुष में देखिएगा कारक चिन्हों का प्रयोग दिखाता है, कारक चिन्ह का प्रयोग। ठीक, बहुब्रीहि में क्या कहता है, अन्य पद प्रधान मांगता है। अन्य पद प्रधान का मतलब कि दो पदों को मिलाने के बाद जब दोनों में से किसी एक का भी अर्थ न निकल करके कोई नया अर्थ निकलने लगे, ठीक, तो वहां क्या होता है, बहुब्रीहि होता है। और द्वंद्व में क्या कहता है कि द्वंद्व में दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा हो। और योजक चिन्ह क्या, कैसे, कहां का प्रयोग होगा, तो कहा कि जब दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगे हो, लेकिन जो दोनों पद हैं वो एक दूसरे के विलोमार्थी हो, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, माता पिता। ठीक है, तो विलोमार्थी पदों में होते हैं पाप पुण्य। इस प्रकार के शब्दों में द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव प्रथम पद प्रधान का मतलब पहला पद अव्यय हो जाए, जैसे यथाशक्ति, आजन्म, आमरण, बेकाबू, बेशर्म, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहां क्या होगा, तो कहा वन में रहने वाला मनुष्य, पहला वाला ऑप्शन तत्पुरुष समास। ठीक है, अब जब तत्पुरुष समास ऑप्शन में न हो तो क्या करेंगे आप, तो आप याद में रख लिएगा, वनमानुष शब्द दिया है, वन मानुष। ठीक, अलग पॉइंट कर दीजिएगा, वन का अर्थ भी नहीं निकला, मानुष का भी अर्थ नहीं निकलेगा वनमानुष में। तो जब तत्पुरुष समास ऑप्शन में न हो उस समय के लिए बहुब्रीहि का चुनाव करिएगा, नहीं तो तत्पुरुष ही होगा कंफर्म। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अरे अगले प्रश्न पर आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। देखिए, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है। पहला नंबर जठराग्नि, क्या दिया, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वानल और वनाग्नि। जठराग्नि कहते हैं किसको, पेट में लगने वाली आग। दावाग्नि हो गई जंगल में लगने वाली आग, और बड़वाग्नि, बड़वानल किसको कहते हैं, बड़वाग्नि को ही कहते हैं। वो कहाँ लगती है, समुद्र में, समुद्र में लगने वाली आग। तो पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि, और
समुद्र में लगने वाली आग बडवाग्नि, तो दावाग्नि वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा वनाग्नि शब्द दिया हुआ है, तो वनाग्नि जो है दावाग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाए। अब प्रश्न करेंगे कि अगर वनाग्नि ऑप्शन में दिया हुआ है तो वनाग्नि सही नहीं होगा, जब दावाग्नि हटा लेंगे तब वनाग्नि शब्द सही करेंगे। दावाग्नि शब्द के रहते हुए वनाग्नि शब्द सही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, उसके अनुसार भी हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट जब बना लेंगे आप कि अगर जो पहले ऑप्शन सही किया गया है वो वाला ऑप्शन सही हो तो सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षपा रैन यामिनी पर्यायवाची है किसका? क्षपा रैन यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द बना रहे हैं आप? आइए देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या क्या है? लक्ष्मी है, रात्रि है, स्त्री है, चंद्रमा है, ठीक है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची अभी आपको पहले ऊपर बताई के गए हैं, पद्मासना पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद विष्णु प्रिया, हरिप्रिया, उसके बाद स्त्री का पर्यायवाची वामा, कामदा, कांता, ललना, ये सब स्त्री का पर्याय शब्द है। चंद्रमा का पहले भी आपको इसके पिछले वाले पर भी बता चुके हैं, चंद्रमा का शशांक है, मृगधर है, मृगांक है, ठीक है, हिमकर है, हिमांग है, बहुत सारे शब्द आपको इसमें चंद्रमा का भी बताया जा चुका है। बचा रात्रि शब्द में, तो रात्रि शब्द में आपके जो क्षपा है, रैन है, यामा है, यामिनी है, वो रात्रि का पर्याय शब्द है। किसका? रात्रि का। इस प्रकार से इस प्रश्न का दूसरा आंसर सही हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघर्षी व्यंजन है, फिर क्वेश्चन देखिएगा क्या चीज दिया? संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में क्या रखे हैं देखिए, छ, श, श, ह, य, र, ल, व, क, च, ट, त, प और कोई नहीं। तो अब देखिएगा संघर्षी व्यंजन, व्यंजन के प्रकार में स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म तीन प्रकार आते हैं। तो स्पर्श में क्या आता है? स्पर्श में वर्गीय व्यंजन आते हैं, पांचों वर्ग आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये देखिएगा ये वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण है, ठीक है, वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण है, ठीक है। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक। और व्यंजन के प्रकार में चौथा जो है वो संयुक्त व्यंजन एक प्रकार में आता है, चार प्रकारों में। तो ये हो गए। तो अब ये जो श, श, श है, तो ऊष्म व्यंजन में श, स, ह आता है, ये चार वर्ण आते हैं। और संयुक्त व्यंजन में श, त्र, ज्य और स्र आता है। तो अब देखिए यहाँ पे चार, तीन तो है, श भी है, स भी है, ह भी है, तीन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन छ कहाँ का है? संयुक्त का है, छ संयुक्त में पढ़ाया गया है, तो छ संयुक्त का है, तो ये वाला ऑप्शन भी, तो कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके अंतिम प्रश्न का जवाब चौथे नंबर पे मिल रहा है। चार प्रश्न, चौथा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग इसी वीडियो के साथ। नमो नमः आदित्य।